नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखता हूं और मैं उन लोगों के प्रति, उन दर्शकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया है। साथ ही मुझे बहुत खुशी तब होती है जब आप लोग ज्योतिष के उन प्रश्नों को लेकर के आते हैं जो सार्वभौमिक हों, यानी यूनिवर्सल क्वेश्चंस हो जिनसे सबका कल्याण हो। और जैसा कि मैंने बताया है आपको, यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो आप पूछें, आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो हमारे इस वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट, युति, ग्रह युति, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, चंद्रमा और शुक्र की, यानी मून एंड वीनस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह युति है और इसके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा होगी और कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। तो देखिए, अब आते हैं आज की चर्चा पर। शुक्र ग्रह जो है वो बड़े चमकीले ग्रह हैं और शुक्र को हम जानते हैं भोग के लिए, विलास के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, यानी जितनी भी लग्जूरियस चीज़ें हैं, जितनी भी आलीशान चीज़ें हैं, वह सब शुक्र, सुंदरता, चमक दमक, ऐश्वर्य, एक लैविश लाइफस्टाइल, ये सब शुक्र देते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा को ग्रहों में रानी की संज्ञा दी गई तो चंद्रमा एक कोमल प्रकृति के ग्रह, भावना प्रधान, कल्पना प्रिय, विचारों में उतार चढ़ाव, मन का बदलते रहना, क्योंकि चंद्रमा भी घटते बढ़ते रहते हैं, यानी चंद्रमा प्रभावित लोग शांत, शीतल, कोमल। परंतु यदि चंद्रमा दूषित हो जाए तो अंदर से तूफान, मन में बेचैनी भी चलता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि जब पूर्व में मैंने बात की थी गजकेसरी योग की, तो जैसे गुरु और चंद्रमा बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, वैसे ही शुक्र और चंद्रमा भी अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदत्त करते हैं। वो इसलिए क्योंकि शुक्र को भी मंत्री का दर्जा प्राप्त है और आज के समय में शुक्र की महिमा भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं इस युति की पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ की भी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ रिमेडीज़, कुछ उपाय, कुछ सरल उपाय जिसे आपको स्वयं करना है और उन उपायों को करके आप इस युति के शुभ फलों को और बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ की। शुक्र और चंद्रमा दोनों का संबंध सौंदर्य से है, सुंदरता से है। तो शुक्र और चंद्रमा की युति वाले जातक सौंदर्य प्रेमी होते हैं। हर सुंदर चीज उन्हें अपनी तरफ खींचती है, चाहे सुंदरता व्यक्ति की हो, चाहे किसी वस्तु की हो, चाहे प्रकृति की हो। हर प्रकार की सुंदरता इनका मन मोह लेती है और ये स्वच्छता प्रिय होते हैं, एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे भी, ये तो खुद तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते ही हैं, परंतु ये दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं कि सामने वाली व्यक्ति भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शुक्र और चंद्रमा की युति कलात्मक क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता प्रदान करती है। जी हाँ, अच्छा एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ इसके कुछ नियम है जो मैं बताऊंगा। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में युति हो और आपको उच्च स्तर का शुभ फल नहीं दिख रहा हो, तो उसका कारण होगा और वह क्यों बताऊंगा मैं। अब बात कर लेते हैं, मैंने क्या कहा, कलात्मक गुणों से परिपूर्ण होते हैं। अब कलात्मक गुणों से परिपूर्ण होने का अर्थ गीत, संगीत,
साहित्य, नृत्य, इन चीज़ों में ये माहिर हो सकते हैं। बहुत अच्छे एक्टर्स की कुंडली में भी शुक्र चंद्रमा का संबंध या चंद्रमा का शुक्र की राशि पर होना या शुक्र का चंद्रमा की राशि पर होना देखा जा सकता है। इनमें क्रिएटिविटी कमाल की होती है, यानी ये रचनात्मकता से परिपूर्ण होते हैं। चित्रकला इत्यादि में, पेंटिंग इत्यादि में भी इनका मन बहुत लगता है। माता के प्रति ये विशेष प्रेम और लगाव रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं और ये दोनों स्त्री ग्रह हैं, शुक्र भी और चंद्रमा भी। तो इसको लेकर के माता के प्रति इनके मन में बहुत रिस्पेक्ट या बहुत लगाव, बहुत प्रेम होता है। इसके अलावा ये अपनी सामाजिक छवि को लेकर के बहुत सजग रहते हैं, बहुत भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अंदर से कोमल होते हैं। अब ये शुक्र और चंद्रमा की जो युति है, ये जन्म कुंडली में कई तरीकों से बन सकती है। जन्म कुंडली के 12 भाव है, 12 राशियां हैं, तो सब में फल अलग अलग हुआ, लेकिन ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। ये बड़ा जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है जो कि अमूमन जन्म कुंडलियों पर घटित होता हुआ पाया जाता है। अगर पंचम ये युति होती है तो अमूमन माताएं अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग रहती हैं और एक प्रकार से एकाधिकार वाली भावना होती है, बच्चों को अपने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाने देती। तो वहीं सप्तम में यह जीवन साथी को बड़ा खूबसूरत बना देता है। नवम में भाग्य के लिए बहुत बेहतरीन लग्न, केंद्र अथवा त्रिकोण में अगर ये युति हो, कमाल का फल मिलता है। अगर ये युति वृषभ राशि में हो तो कहना ही क्या, और वृषभ राशि में अगर केंद्र अथवा त्रिकोण में हो जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि और शुक्र की स्वराशि। अगर ये युति कर्क राशि में हो तो भी लाजवाब, अगर यह युति तुला राशि में हो तो भी क्या कहना। ऐसे जातक अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि इन शुभ फलों को प्राप्ति के लिए आपको देखना होगा कि चंद्रमा और शुक्र में बल है कि नहीं, यानी उनमें उनके बीच में जो ग्रहों का अंश है वह कितना है। साथ ही ये पाप पीड़ित नहीं होने चाहिए। शुभ प्रभाव हो तो अच्छा, लेकिन पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इन पर अगर नवमांश कुंडली में डिविजनल चार्ट में भी इनकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये पोजीशन है और ये स्ट्रांग स्थिति में है तो निसंदेह यह युति जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने वाली होती है। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा और शुक्र की युति से जुड़े कुछ नकारात्मक पहलुओं को, जो कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए जिससे कि वो सुधार कर सके। तो जो सबसे पहली बात है, ये व्यक्ति अपना अधिकांश समय कल्पना के सागर में गोते लगा सकते हैं। बहुत भावुक होते हैं, कल्पना प्रिय बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये स्थिति बनेगी तो कर्म से इनका जो है भटकाव होने लगेगा और जिस स्तर की ये सफलता चाहते हैं उस स्तर की सफलता इनको नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। अति भावुकता में ये अपना नुकसान कर सकते हैं। ये किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए धोखा भी खाते हैं। और जिनका पंचम और सप्तम में हो उन्हें बहुत जल्दी किसी से प्रेम हो जाता है या रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सप्तम भाव में भी हो तो ये स्थिति बनती है और रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनली अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने एक स्पेस चाहिए होता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस नहीं कर सकता और वो कोई रहना भी नहीं चाहेगा, ये तो नियम है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार इनके जो रिलेशनशिप हैं उस पर भी इम्पैक्ट आने लगता है। जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति हो उन्हें अत्यधिक विलासिता से बचना चाहिए। हालांकि चंद्रमा और शुक्र की युति आपको लाइफ की जो तमाम लग्जरीज हैं वो प्रदान करेगी, पर कई बार ये बहुत ज़्यादा विलासिता के जीवन में डूब जाते हैं जिससे इनका नुकसान होता है। अगर चंद्रमा और शुक्र पर कहीं तभी पाप प्रभाव जैसे मंगल राहु इत्यादि का हुआ तो ऐसे लोगों को शो ऑफ की आदत बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर ये दिखावे में जीने लगते हैं। दिखावे में जीना, और जब दिखावे में व्यक्ति जीता है तो कई बार वो वास्तविकता से बहुत दूर होने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वास्तविकता की धरातल पर आने का प्रयास करना चाहिए। और अगर कहीं शुक्र
पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी से भी संबंध बनाने से पहले या किसी से भी दोस्ती, मित्रता, रिलेशनशिप से पहले इन्हें कई बार विचार कर लेना चाहिए। ये एक बहुत ही जो है ध्यान देने वाली बात है चंद्रमा और शुक्र की युति में। हालांकि ये व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं कर सकती, कोमल बहुत होते हैं, परंतु इनको अपनी आदतों की वजह से बहुत दुख उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये परेशान हो जाते हैं मेंटली। क्योंकि ये जिस भावुकता और जिस कोमलता के साथ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सामने वाला भी वैसे बिहेव करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला वैसे ही बिहेव करेगा। और जब ऐसा बिहेवियर इनको सामने से नहीं मिलता तब इनको बहुत ज़्यादा चोट और तकलीफ भी पहुंचती है। अब चंद्रमा और शुक्र की युति हो तो इसको और बेहतर कैसे किया जाए, इसका लाभ कैसे लिया जाए, और अगर इन पर पाप प्रभाव हो, अंशात्मक जो है अंश में कमज़ोर हो ग्रह, तब इनको कैसे ठीक किया जाए, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पूर्व हमारे एक दर्शक के प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं, और मुझे पता है आप लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आज जिस दर्शक का चुनाव हुआ है उनका नाम है आदित्य भारद्वाज जी। आदित्य भारद्वाज जी के प्रश्न से लगा कि बड़े परेशान हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं 32 साल की उम्र का हो गया हूँ, न तो मेरी शादी हुई, न मैं कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, न ही कभी रिलेशनशिप में रहे हैं, और आश्चर्य इसलिए हो रहा है आदित्य जी को कि शुक्र इनका 12वें में है। और मैंने अपनी कुंडली में कहा, एक कार्यक्रम में कहा भी, माफ़ कीजिएगा, एक कार्यक्रम में कहा भी है कि जब शुक्र 12वें भाव में हो तो बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो यहाँ तो विरोधाभास हो रहा है ना, शुक्र 12वें में है, और शुक्र जब 12वें में होते हैं तो शुक्र तो बहुत शानदार परिणाम देते हैं। और शुक्र जाने किसके लिए जाते हैं पुरुषों की कुंडली में? विवाह के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, स्त्री सुख के लिए, लाइफ में ऐश्वर्य के लिए, धन के लिए, भोग के लिए, विलास के लिए। और आदित्य जी की जिन कुंडली में ये परिस्थितियाँ निर्मित नहीं हो रही हैं, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों। और जो ज्योतिष के विद्यार्थी या शोधार्थी हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इनकी जन्म कुंडली है किसकी? कन्या लग्न की। और कन्या लग्न की जन्म कुंडली है 4 अगस्त 1991, 10:30 AM बेगूसराय। इनके राहु हैं चतुर्थ भाव में, धनु राशि पे नीच के हैं। शनि है पंचम भाव में, मकर राशि पे स्वराशिस्थ परंतु वक्री हैं। चंद्रमा है मेष राशि पर अष्टम में, केतु हैं नीच के हैं दशम में। एकादश भाव में है सूर्य और गुरु, गुरु उच्च के पर अस्त हैं। और 12वें भाव में है शुक्र, मंगल और बुध, शुक्र वक्री हैं। और नवमांश कुंडली में वर्गोत्तम है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुक्र काफ़ी बली है। परंतु एक बात, इस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा भी, मंगल शुक्र के संबंध पर। मंगल और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं माना जाता। यह जीवन में उथल पुथल मचा के रखता है। कई सेलिब्रिटीज़ की कुंडली में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए सब सुख उपलब्ध है, फिर भी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा है। कईयों की तो शादी भी नहीं हुई है, और रिलेशनशिप में आए भी हैं तो रिलेशनशिप टूटा है। वक्री ग्रहों की जब मैंने चर्चा की थी तब मैंने कहा था, आदित्य जी मेरा वीडियो आप देखिएगा वक्री ग्रहों पे, कि वक्री ग्रह अगर शुभ ग्रह वक्री हो तो बहुत शुभ फल देते हैं, लेकिन विवाह से संबंधित मामलों में वो अशुभ फल देते हैं। यहाँ पर वह स्थिति मुझे बनती हुई दिख रही, क्योंकि शुक्र वक्री हैं, तो वक्री हैं तो वैवाहिक सुख के मामलों में कमी कर देंगे। वैवाहिक विलंब का तो युग दिख रहा है, स्पष्ट तौर पर भी दिख रहा है, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का भी दिख रहा है। परंतु एक आश्चर्य मुझे भी हो रहा है कि रिलेशनशिप क्यों नहीं हुआ। आपने कहा अभी तक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, ठीक है, वैसे तो मैं इन चीज़ों के पक्ष में नहीं रहता हूँ। जो हमारा हिंदू धर्म संस्कृति कहता है कि विवाह होना चाहिए, परंतु आज का जो समय है उसके अनुसार से तो शुक्र मंगल आपको रिलेशनशिप तो देगा, परंतु उस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं देगा। इसके अलावा शनि वक्री है, और शनि की तृतीय दृष्टि कहाँ जा रही है? सप्तम भाव पर। तो एक तो पुरुषों की कुंडली में शुक्र नैसर्गिक रूप से विवाह के कारक होते हैं, वह स्वयं वक्री, सप्तम भाव पर वक्री ग्रह की दृष्टि किसकी? शनि की। और तीसरा सप्तमेश गुरु हालांकि उच्च के है परंतु अस्त है, तो सप्तम भाव आपका अच्छी स्थिति में नहीं है। और नीच के राहु की नवम दृष्टि कहाँ जा रही है?
शुक्र पे जा रही है, तो शुक्र पाप पीड़ित भी हैं। यही कारण है कि शुक्र 12वें में होने के बावजूद भी अपना फल नहीं दे पा रहे हैं। ये हो गया आपका वैवाहिक, तो विवाह में विलंब है, इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। अब इसका उपाय लंबा है, ये कार्यक्रम में नहीं। हाँ, परंतु जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपने पूछा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। तो देखिए आपके लग्नेश और धनेश, लग्नेश क्या है बुध, धनेश क्या है शुक्र, भाग्येश हैं शुक्र, कहाँ जा करके बैठे हैं, वैभव में। यानी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाना होगा, और बहुत दूर जाना होगा। अगर आप विदेश में सेटलमेंट का कोई रास्ता दिखता है तो आप वहाँ सेटल हो जाइए। और 14 जून 2014 से आपकी राहु की महादशा भी लगी है, तो राहु की महादशा भी आपके लिए अच्छी नहीं है। राहु सुख भाव में, आपके सुखों को उन्होंने अस्त व्यस्त करके रखा है। मानसिक रूप से आप बहुत पीड़ित महसूस कर रहे हैं, और जीवन में आपके निराशा, अंधकार, हताशा और कन्फ्यूज़न ने जन्म ले लिया है। तो राहु का तब उपाय करवा ही लीजिए, यथाशीघ्र करवा लीजिए। राहु मंत्र का जाप आपको करवा लेना चाहिए। अगर यह आप उपाय करते हैं तो जाकर के जीवन में कहीं स्टेबिलिटी आएगी। समस्या है राहु महादशा, तो समस्या ज़्यादा है। और अगर आपको विशेष अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर तो होता ही, आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र और चंद्रमा युति को हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के शरण में आप चले जाइए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, और आप माँ दुर्गा की पूजा आराधना कीजिए। स्त्रियों का विशेष सम्मान करें, जितना ज़्यादा सम्मान कर सकते हैं। अपनी अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी का आप विशेष सम्मान करें, और अपनी माता का सम्मान सभी करें ही करें, किसी भी सूरत में करें। वो चंद्रमा मन है, और अगर आपको चंद्रमा की कृपा पानी है तो अपनी माता की खूब सेवा और खूब सम्मान आपको निसंदेह करना ही चाहिए, और सबको करना चाहिए। इसके लिए जन्म कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं। माता पिता की अगर आप सेवा करेंगे तो बहुत सारे ग्रह तो आपके यूं ही सही हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आपके शुक्र और चंद्रमा पर पाप प्रभाव आ रहा है तो शुक्र के लिए तो मैं बताया आपको अपने चरित्र को ठीक रखें, और चंद्रमा के लिए आपको मेडिटेशन इत्यादि में साधना, प्राणायाम, ध्यान, ये अपनी व्यस्त, अगर आप कितना भी व्यस्त हो फिर भी थोड़ा समय निकाल करके आपको अवश्य करना चाहिए। कभी भी निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें, हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। जितना मुस्कुराते रहिएगा उतना आप शांत रहिएगा, और उतना ही आपको समाधान मिलता जाएगा। और बहुत जल्दी आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है, भावावेश में आपको नहीं आना है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं शुक्र और चंद्रमा युति की, जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखते हैं तो निसंदेह ये युति, और अगर जैसा मैंने बताया केंद्र और त्रिकोण में अच्छी राशियों में हो तो कहना ही क्या, ये सफलता की बुलंदी तक पहुंचाने वाली युति है। तो प्रिय दर्शकों, मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपका जो कमेंट है ना, वो मेरे लिए संजीवनी का काम करता है, एक बूस्टर का काम करता है, और मैं प्रेरित होता हूँ अधिकाधिक वीडियो लाने के लिए। तो कहना चाहूँगा आपसे, खूब कमेंट करें, शेयर करें, और कोई सुझाव है तो उसका भी तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।